Hello, boys and girls. This is CM Mohit Agarwal here, and we are in resume making part 2. The first part was liked by thousands of students. Thank you for so much love. But ये सेकंड पार्ट भी देखना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के आपका रेज्यूमे और जो है ना पूरा जो रेज्यूमे मेकिंग आर्ट है आपको समझ में आएगा और आप पूरा बेहतरीन रेज्यूमे खुद से बना सकेंगे. ओके, so make sure you are watching it and you are subscribing our channel. Don't forget to subscribe our channel. कंटेंटफुल चैनल है भाई, दूसरों के साथ भी शेयर करो. ओके, और इसी तरीके से प्यार बरसाते रहो, हम लोग अपना बेस्ट देते चलेंगे. तो रेज्यूमे पार्ट 2 स्टार्ट्स नाउ. और टेलीग्राम चैनल पर टेम्पलेट्स है, तो टेलीग्राम चैनल से आपको टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर लेना. नाउ स्टार्ट. ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CS दिव्या अग्रवाल और आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेज्यूमे का सेकंड क्लास. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रेज्यूमे का फर्स्ट क्लास था मेरा, वो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज, एक्सपीरियंस सीनियर वर्कर्स के लिए था. ठीक है, जो पहले बड़े बड़े 2-3 कंपनियों में काम कर चुके हैं, उनके पास एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस आ चुका है. तो उन लोग किस तरह से अपना रेज्यूमे को ड्राफ्ट करेंगे वो हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में. तो वो रेज्यूमे भी इवन इफ यू आर अ फ्रेशर then also that class is relevant for you, क्योंकि आगे ना आगे जाके हो सकता है आपको उस रेज्यूमे का भी दरकार पड़ जाए कभी ना कभी. ठीक है, तो आज का जो क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ द रेज्यूमे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आप अगर एक फ्रेशर हो, दैट मीन्स व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आपने इसके पहले कहीं पे जॉब नहीं किया है, आफ्टर अचीविंग द प्रोफेशनल डिग्री फॉर विच यू आर स्टडिंग, फॉर विच यू हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ सो एंड सो इंस्टीट्यूट, तब आप इन दैट केस किस तरह से आपको अपना रेज्यूमे को ड्राफ्ट करना है, आज का क्लास में हम लोग अच्छे से उसको डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फॉर्मेट्स का अगर हम लोग बात करें तो 3 टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं. एक क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे होता है, एक फंक्शनल रेज्यूमे होता है और एक कॉम्बिनेशन रेज्यूमे होता है. तो ज्यादातर आप देखोगे कि लोग क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे प्रेफर करते हैं, बट मैंने आपको बोला था कि अगर आप एक एक्सपीरियंस वर्कर हो तो आपको फंक्शनल यानी कि और क्रोनोलॉजिकल दोनों का मिक्सचर, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रेज्यूमे बोलते हैं, वो आपको ड्राफ्ट करना चाहिए अच्छे से. और मैंने 2 टेम्पलेट्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. अभी जो है मैं एक टेम्पलेट डिस्कस करने वाली हूँ ऑन द रेज्यूमे, दैट इज बेसिकली मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर क्रोनोलॉजिकल पैटर्न. तो आज का जो हम लोग का रेज्यूमे डिस्कशन है वो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे के बारे में होने वाला है. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला एज अ फ्रेशर यू शुड ऑलवेज शो योर टैलेंट, यू शुड ऑलवेज शो योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम इन एन रिवर्स ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल मतलब इन एन रिवर्स ऑर्डर, दैट मीन्स फ्रॉम रीसेंट टू योर हिस्टोरिकल अचीवमेंट. तो बेसिकली अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको अपना रेज्यूमे किस तरह से ड्राफ्ट करना है, आपको आपका रेज्यूमे में आपके करंट अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है. और करंट अचीवमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, हो सकता है एज अ ट्रेनिंग आप कहीं काम की हो, अगर मान लो आपने CA डिग्री को अचीव किया तो एज एन आर्टिकल मेंबर आपने कहीं फर्म में या फिर कहीं पे बिग फोर में आपने काम किया है, तो आपने वहां किस तरह के काम किए, आपका वर्क प्रोफाइल क्या था, आपका पोर्टफोलियो क्या था, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आपको आपके रेज्यूमे में हाईलाइट करना है. या मान लो कि आप सपोज करो यू हैव फाइल एन एप्लीकेशन कि आप कहीं पे जो है एज अ सर्जन या एज अ डॉक्टरी का कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, तो यू हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, तो आपने एज एन वहां पे भी ट्रेनी कहीं पे काम किया होगा. जो मेडिकल इंटर्न ट्रेनी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड लेकर पढ़ाई कर रहे हो. ठीक है, तो उसमें भी आपने कई बड़े बड़े डॉक्टर को असिस्ट किए होंगे, किस टाइप के ऑपरेशन में असिस्ट किए, तो वो सब भी आपको लिखना है. तो मान लो उसके अलावा जैसे कि मान लो अगर आप एज अ CS अप्लाई कर रहे हो, एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, देन इन दैट केस ऑल्सो वहां पे भी जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है CS क्लियर करने के बाद. तो ट्रेनिंग पीरियड में आपने क्या क्या काम को कवर किया वो आपको रिफ्लेक्ट करना होगा. सो बेसिकली आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हो तो आपको आपके अचीवमेंट्स में क्या हाईलाइट करना है, एज एन आर्टिकल, एज अ ट्रेनी, एज एन इंटर्न आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, आपने कौन से बड़े बड़े कंपनियां में काम किए हैं, आपने किसको असिस्ट किया है, किस ऑपरेशंस में असिस्ट किया है. ठीक है, तो वो आज हम लोग रेज्यूमे में डिस्कस करने वाले हैं. सो आई हैव टेकन वन रेज्यूमे जो मैंने ड्राफ्ट किया था व्हेन आई क्लियर्ड माय CA फाइनल. ठीक है, एज एन आर्टिकल मैंने कहाँ पे काम किया था, एक छोटा सा फॉर्म में मैंने काम किया था TC पॉल एंड कंपनी में, तो उसके बारे में मैंने पूरा यहाँ हाईलाइट किया है. ठीक है, और जैसे मान लो कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप बीकॉम क्लियर करने के बाद ही जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको क्या हाईलाइट करना चाहिए, आपने तो एज एन आर्टिकल कहीं पे काम नहीं किया है, एज अ फ्रेशर बीकॉम जस्ट क्लियर किया, आपके पास ज्यादा अच्छा डिग्री भी नहीं है, जस्ट बीकॉम आपने डिग्री अप्लाई किया है, बीकॉम के लिए बीकॉम क्लियर करने के बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, तब आपको बेसिकली उसमें क्या देना है, आप तब भी अपना CV को ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव बना सकते हो. कैसे, आप अपना एकेडमिक स्किल्स हाईलाइट करो,
हो सकता है मान लो आपने अपने स्कूल डेज में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए होंगे, जैसे यू वर एन ऑलराउंडर, आप डिबेट में ऑल ओवर इंडिया कोई डिबेट में या कोई क्विज कंपटीशन में आपने अवार्ड मिला आपको, या कोई मेडल से आपको नॉमिनेट किया गया, तो वो सब कुछ यहाँ अचीवमेंट्स आपको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे आपको बच्चों अपना फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो है अगर अच्छा है तो वो भी हाईलाइट करना है। आपका परसेंटेज मान लो बहुत ही अच्छा रहा था, आप एक स्कॉलरशिप होल्डर रहे हो, या आप ऑल ओवर इंडिया रैंक होल्डर रहे हो, मेरिट लिस्ट में आपका नाम प्लेस किया गया, या फिर कोई न्यूज़पेपर में किसी वजह से आपका नाम आया था फॉर ऑब्वियसली इन गुड बुक्स, ठीक है। तो इन दैट केस वो सब अभी आपको हाईलाइट करना, आपके टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट करना है। जैसे मान लो मैंने अभी जस्ट नाउ बताया कि आप बीकॉम की डिग्री सिर्फ क्लियर करके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे आप अपना टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट करो। जैसे मान लो अपना लीडरशिप रोल को हाईलाइट करो कि एज एन लीडर आप कहीं कहीं काम किए हो, या फिर एज अ लीडर आप मॉनिटरिंग किए हो कहीं पे, या फिर आप उसमें आप अपना कंप्यूटर का नॉलेज को हाईलाइट करो कि आपने जो है एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में जो है महारथी हासिल किया है, सो उसका सर्टिफिकेशन लिया है, तो वो सब आपको हाईलाइट करना है वहां पे, ठीक है। और फिर मान लो कि हो सकता है कि आपको यहाँ पे मैंने क्वालिफिकेशंस के बारे में बोला, तो आप हो सकता है कि पहले आप टेनिस प्लेयर के चैंपियन रहे हो, वहां पे कोई अवार्ड जीते हो आपने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो उसको भी आप इसमें हाईलाइट कर सकते हो। ऑल्दो लोग कंपनियां आपको टेनिस खेलने थोड़ी बोलेंगी, बट ये इस तरह से एक गुड इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि आप किस तरह से अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को और अपना एकेडमिक लाइफ को और अपना प्रोफेशनल लाइफ को सबको बैलेंस करके एक संग चल रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका सीवी जो है बूस्टअप होगा, आपका रेज्यूमे जो है बूस्टअप होगा, ठीक है। तो इस तरह से आइए हम लोग देखते हैं। मैंने एक सीवी आपके लिए ऑलरेडी जो है रेज्यूमे का पैटर्न है, जो रेज्यूमे का फॉर्मेट है, मैंने आपके लिए ड्राफ्ट किया है, ठीक है। तो ये पैटर्न जो स्टार्टिंग में आपको पता ऑलरेडी आपको नेम लिखना पड़ता है, तो एज इट इज आप अपना नेम लिखोगे, ठीक है, नेम दिया हुआ है, उसके बाद एड्रेस देना है, उसके बाद फोन नंबर एंड देन योर ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये बीचों बीच भी आप दे सकते हो एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड भी दे सकते हो, समझ में आ रहा है मेरा बात। आप इसको यहां पे भी दे सकते हो और आप इसको इस साइड भी दे सकते हो, क्लियर है, ठीक है। तो नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये कंपलसरी है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया किसका सीवी है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आजकल सॉफ्ट कॉपी जाते हैं रेज्यूमे के, तो आपको हमेशा किस तरह से सेव करना है वो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था। तो रेज्यूमे का जो फॉर्मेट आपको इस तरह से सेव करना है, रीनेम कर देना आपको रेज्यूमे को, मैंने लास्ट क्लास बता दिया था किस तरह से रीनेम करना है, CS दिव्या अग्रवाल रेज्यूमे। और मैंने आपको बोला था 2-3 डिग्री आप एक संग अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते हो, तो बेटर रहेगा रेज्यूमे ऑफ दिव्या अग्रवाल ब्रैकेट में CS CM एटसेट्रा, ठीक है। फिर सबसे पहले आएगा प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव। अब इसमें आपको पता है क्या हाईलाइट करना है, बिकॉज यूर अ फ्रेशर, आपको ये हाईलाइट करना है कि आप किस फील्ड में अपना करियर को परस्यू कर रहे हो। जैसे मान लो आपको जीएसटी में अपना करियर को परस्यू करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे कि यू आर प्लानिंग टू बी अ लीडिंग जीएसटी कंसल्टेंट, ठीक है, एंड यू आर प्लानिंग टू गेट एसोसिएटेड विद अ रेनाउंड कंपनी हु इज गोइंग टू ऑफर यू एवेन्यूज इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इस तरह से आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, अपना फील्ड को वहां पे पुट ऑन करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में अपना करियर को आप परस्यू करना चाह रहे हो। तो वो आपका हो गया प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मैंने इसको जनरल रखा है, टू अचीव हाई करियर ग्रोथ विद कंटिन्यूअस लर्निंग एंड बीइंग अ परफॉर्मेंस मोटिवेटेड प्रोफेशनल टू ग्रो विद द ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू शुड ऑलवेज मर्ज योर गोल विद द गोल ऑफ द कंपनी इन विच यू आर सीकिंग अ जॉब। दोनों का गोल कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मान लो ऑफशोर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो और आप वहां पे लिख रहे हो कि आपको इंडियन टैक्सेशन का बहुत अच्छा नॉलेज है, आप उसमें लीडर बनना चाहते हो, सो दैट विल गो वेवर्ड। तो आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो उसी फील्ड का आपको दिखाना होगा कि आप उसमें अपना करियर को परस्यू करना चाहते हो, और उस तरह से आप जो है ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल को अचीव करोगे और ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंड फेम बढ़ाने में आप जो है मदद करोगे, ठीक है, बाय गिविंग योर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। ऑलराइट, सो दैट बिकम्स योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आपको ऑब्वियस बात है, मैंने बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमेशा रीसेंट टू पास जाना होता है। तो रीसेंट में आपने एज अ फ्रेशर अगर आप अप्लाई करो तो ऑब्वियस बात है रीसेंट में आपको आपके आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के बारे में ही लिखना होगा। तो मैंने कहां पे काम किया था, टीसी पालन कंपनी में, पीरियड लिखे। अब फिर वहां पे मैंने क्या किया कि आपको यहाँ एकदम अच्छे से हाईलाइट करना है। तो बेसिकली ये वाला जो आपका रेज्यूमे है ना, इसमें आपको आपके आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस को सबसे ज्यादा हाईलाइट करना होगा, ठीक है। आर्टिकलशिप में आपने कहां क्या क्या अचीव किया वो हाईलाइट करना होगा। ऑल्दो मे बी यू आर अप्लाइंग फॉर अ जीएसटी, आप मान लो जीएसटी में अपना करियर परस्यू कर रहे हो सीए के लिए, बट आपको आर्टिकलशिप में तो वेराइटी ऑफ फील्ड्स को जो है हाथ लगाना पड़ता है, तो अब वह सब कुछ लिखोगे।
खाली जीएसटी के बारे में लिखना है कि फाइलिंग ऑफ द टैक्स रिटर्न, जीएसटी कंसल्टेंसी में आपने हेल्प किया, रिटर्न फाइलिंग में, या फिर उसके बाद रिफंड में हेल्प किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो आप भर के लिखोगे। उसके अलावा आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी लिखना है, क्योंकि आर्टिकलशिप में आपको सब चीज के बारे में सिखाया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स में आपने क्या क्या किया, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के फील्ड में आपने आईटी रिटर्न फाइल किया, क्या क्या किया वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, सर्विस टैक्स लायबिलिटी, पहले क्या है, जीएसटी के पहले सर्विस टैक्स और वैट रिटर्न ये सब होता था, तो इसमें सर्विस टैक्स लायबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपने बनाया उसके बारे में लिखा हुआ है, या आपने स्टैट ऑडिट किया था, स्टैट्यूटरी ऑडिट, आई होप यू नो व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये जो रेज्यूमे है ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रेज्यूमे और एक कंपनी सेक्रेटरी का रेज्यूमे है, ठीक है। तो यू कैन चेंज द आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, या आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस नहीं लिखकर आप इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लिख सकते हो एज अ बिगनर, ठीक है। तो वहां पे आपको अपने एक्सपीरियंस को लिखना है। मान लो मैंने बोला ना कि आप मेडिकल फील्ड से हो, तो आपको मेडिकल फील्ड के जो ट्रेनिंग्स आपने लिए हैं वो सब आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको हाईलाइट करना है आपने क्या क्या किया। मान लो एज अ सीएम है तो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कभी किया है तो उसके बारे में हाईलाइट करना है, या एज अ सीएस अब अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपने क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अचीव किया था उसके बारे में आपको हाईलाइट करना है। तो एज अ सीए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई हैव कंडक्टेड द स्टैट ऑडिट ऑफ सर्टेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस, हैंडल अकाउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, आप इसके संग स्टैट ऑडिट क्या होता है खाली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। इसके अलावा मैं ये भी यहाँ पे लिख सकती थी कि मैंने इंटरनल ऑडिट में असिस्ट किया है, ठीक है, या फिर मैंने ड्यू डिलिजेंस में असिस्ट किया, ड्यू डिलिजेंस फॉर मर्जर एंड अमलगमेशन, प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द बैलेंस शीट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से जो है हर फील्ड के चीज को मेरे को यहाँ पे हाईलाइट करना है। helped in preparing the books of accounts of the company, so and so etc. help gave any consultancy services, ठीक है, gave any consultancy services related to tax planning, related to accounting, related to acquisition, whether this company need to be acquired or not, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट किया है, ड्यू डिलिजेंस में भी अलग अलग टाइप्स के ड्यू डिलिजेंस होते हैं, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट किया है, ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ड्यू डिलिजेंस, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस का ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट किया। इस तरह से जो है पूरा आपको भर भर के अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छी तरह से हाईलाइट करना है कि आपके मेजर अचीवमेंट्स क्या रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना है। अब इसके बाद आपके पास तो ज्यादा कुछ है नहीं, एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव नॉट वर्कड इन सो मेनी कंपनीज। आपने खाली एट द इंटर्न लेवल आपने जो है जो एक्सपीरियंस एक्वायर किया आपको उसको हाईलाइट करना है। एंड इफ यू हैव हैंडल्ड एनी मेजर प्रोजेक्ट्स यू कैन आल्सो मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, कि आपने इस कंपनी के जो है मेजर प्रोजेक्ट्स को हैंडल किए थे, ठीक है। आप वहां पे ये भी लिख सकते हो कि आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से इस तरह से कुछ हुआ था, जैसे कि मान लो आपको जो है लीडर अपॉइंट किया गया था, आपने एक टीम को मॉनिटर किया था, तो इस तरह से आप ये भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी लीडरशिप स्किल आएंगे। तो ये जो है आपको अलग से हाईलाइट करना है लीडरशिप स्किल में, क्योंकि वो अलग से एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा ना सामने वाले के माइंड में कि आपका सीवी और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत ही छोटा सा सीवी होता, रेज्यूमे होता है, मैंने आपको बोला था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, दैट्स इट। देन योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव वेयर यू नीड टू हाईलाइट कि व्हाट इज योर वर्क फोर्टे, आपको क्या करना अच्छा लगता है और आपका गोल किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल के साथ में कंसिस्टेंट है, यानी आपका नॉलेज किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को और बूस्टअप करेगा, ठीक है, उसको और सक्सेसफुल बनाएगा। जैसे कि मैंने बोला, कभी भी ऐसा मत करना कि आप मान लो एक आईडीटी टीम में अप्लाई कर रहे हो और उसमें आप लिख रहे हो कि आपको डीटी में करियर परस्यू करना है। बोथ विल गो अगेंस्ट ईच अदर, बोथ विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, एंड देयरफॉर नेवर यू आर गोइंग टू गेट द अपॉइंटमेंट। ऑलराइट, सो दिस कंप्लीट्स योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस वेयर यू हैव टू मेंशन द डेट, टेन्योर, आप कब से कब तक आपने काम किया है, एंड ऑल योर अचीवमेंट्स एज एन आर्टिकल। उसके बाद आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हाईलाइट करना है, दैट विल इंक्लूड योर क्लास 10 and 12 marks as well as the degrees that you have acquired, whether you have acquired CA, CS, CMA, MBA or doctor or lawyer or whatever you have done, ठीक है, FRM, CFA, so many courses are there. So you need to highlight that from which institution you have done your कॉलेजिंग, बीकॉम ऑनर्स कहाँ से आप किए हो, या बीएड किए हो, या कुछ भी बीए किए हो, बीबीए किए हो, ठीक है। तो इसे आपको हाईलाइट करने किस कॉलेज से, सेंट जेवियर्स कॉलेज से, कि श्री शिक्षायतन कॉलेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन ईयर ऑफ योर पासिंग एंड योर मार्क्स परसेंटेज बिसाइड्स इट। एंड उसके बगल में आपको अलग से हाईलाइट करना है वो, जैसे कि मेरा क्या हुआ था कि मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप में तीनों लेवल में ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किए थे, ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। तो वो मेरे लिए क्या है, एक बून है जिसको मैं और अच्छी तरह से अपने सीवी में हाईलाइट करूंगी, जो और अच्छे से इंप्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है।
तो ISC, ICSC, नेम ऑफ द स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग एंड द मार्क्स परसेंटेज उसके बगल में. ऑल राइट. देन द प्रोफेशनल कोर्सेज, CACS, from which institute, year of passing, and you should always definitely mention all in first attempt. But मान लो कि आपने जो है 2 अटेम्प्ट में CA के एग्जाम्स को क्लियर किया है, तो आप यहाँ ये नहीं लिखोगे attempted in have passed in 2 attempts. That will create a wrong impression because I did everything in first attempt, so I have written all in first attempt. But मान लो कि इंटर आपने लटकते लटकते तीसरी बार में पास किया, तो अब वो थोड़ी हाईलाइट करोगे कि मैंने जो है थर्ड टाइम में इंटर पास किया, फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में, फाइनल फोर्थ टाइम में. ये सब नहीं हाईलाइट करना है. आपको आपको अच्छी चीजों को हाईलाइट करना है, आपके डीमेरिट को नहीं हाईलाइट करना है. दे विल नेवर आस्क यू कि इन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड यू क्लियर योर CA. दैट्स इररिलेवेंट. ठीक है, CA बन गए बहुत बड़ा बात है. आपको कोई नहीं पूछने जाएगा इंटरव्यू में कि आपने कितने अटेम्प्ट में CA क्लियर किया. तो अगर आपने पहला अटेम्प्ट में क्लियर किया तो आप वहां मेंशन करो, वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा. ठीक है, और उसके बगल में परसेंटेज ऑफ द मार्क्स वो आपको लिखना है वहां पे. ऑल राइट. फिर उसके बाद अवार्ड्स एंड अचीवमेंट. जैसे कि मैंने बोला ना, मेरे पास अवार्ड एंड अचीवमेंट्स का लिस्ट था. मेरे को जो है आप मेरिट लिस्ट में प्लेस किया गया था क्लास 10 में, क्लास 12 में. इवन मेरा जो है न्यूज़पेपर में अलग से नाम आया था. फिर उसके बाद मेरा एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू आया था. तो आप ये सब हाईलाइट करोगे यहाँ पे. मान लो आप कॉलेज में CR के डेजिग्नेशन में कभी अपॉइंट किए गए हो, तो उसको भी आप मेंशन करोगे. बिकॉज एज अ फ्रेशर यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब. अगर आप एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हो तो ये सब डेटा बिकम्स इररिलेवेंट, इनसिग्निफिकेंट. वेर यू आर मेंशनिंग कि आप एक CR अपॉइंट किए गए थे, वो बहुत ही बचकाना लगेगा. लेकिन एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां आपको ये सब मेंशन करना है. जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, इलेक्टेड एज अ प्रीफेक्ट ऑफ द स्कूल, इलेक्टेड एज अ CR ऑफ द कॉलेज, क्लास रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सब मेंशन करना है. ऑल राइट. फिर उसके बाद वेरियस मेरिट सर्टिफिकेट्स मिला था मुझे स्कूल से. So all these are actually true data. I have not and never mentioned the false data. मान लो हो सकता है आपको 9-10 में जो है, आपको मान लो क्लास 12 में आप यहाँ पे लिख दियो यू हैव बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर, और उसके बाद जो है आपने गलत इंफॉर्मेशन दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था आपके संग, तो वो भी गलत इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है. क्योंकि आपको नहीं पता कि कब जो है आपका इंटरव्यूअर कौन सा आपसे डॉक्यूमेंट मांग ले. तो कभी भी आप अपना फॉल्स डेटा यहाँ पे अपने CV को बूस्टअप करने के लिए यू आर नेवर गोइंग टू पुट एनी फेक और फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द रेज्यूमे. मेरा बात समझ लो, कभी भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं दोगे आप. क्योंकि आपको पता है, आपको आप वंस यू आर कॉल्ड फॉर द फेस टू फेस इंटरव्यू, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाने होते हैं. दैट इंक्लूड्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ दैट यू हैव मेंशन्ड हियर इन योर रेज्यूमे. आपने जो जो लिखा है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते हैं. और मान लो कब इंटरव्यूअर कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांग ले, तो कभी भी आप फेक इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डालोगे. ठीक है. फिर रिसीव्ड ऑल इंडिया रैंक 3rd इन कंपनी सेक्रेटरी. तो कंपनी सेक्रेटरी का फाइनल कोर्स में मिला था. मैंने बोला था मेरे को हर तीनों कोर्स में रैंक आया था, फाउंडेशन में भी, इंटर लेवल में भी, फाइनल में भी. बट मैंने जो है सिर्फ फाइनल लेवल के रैंक को हाईलाइट किया क्योंकि वो 1 डिजिट में था. मेरे को फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में जो रैंक आया था 2 डिजिट में था. दैट वाज 18th एंड 13th एंड देन 3rd इन द फाइनल लेवल. ठीक है. तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो. इवन मान लो मेरे को तो तीनों में रैंक मिला, तो मेरे को जो अच्छा लगा मैंने हाईलाइट किया. मान लो आपको सिर्फ फाउंडेशन लेवल में रैंक मिला हुआ है, तो वो भी हाईलाइट करो. मान लो आपको कोई कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स में गोल्ड मेडल मिला हुआ, वो भी हाईलाइट करो. मान लो कोई क्विज कंपटीशन में आप विजेता रहे हो, वो भी हाईलाइट करो. ठीक है. तो इस तरह से आपको सब कुछ हाईलाइट करना है. फिर जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको टेनिस बहुत अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स कोटा में, स्पोर्ट्स लेवल में आपने कहीं पे कोई अवार्ड अचीव किया, तो वो भी हाईलाइट करो. ठीक है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी क्विज कंपटीशन और एनी डिबेट कंपटीशन और एजुकेशन, एनीथिंग यू हैव अचीव्ड एन अवार्ड, यू नीड टू मेंशन हियर इन अवार्ड्स एंड अचीवमेंट. ठीक है. तो इस तरह से आपको अपने अवार्ड्स एंड अचीवमेंट को अच्छी तरह से हाईलाइट करना है. उसके बाद आ गया आपका टेक्निकल स्किल, जो मैंने बोला था अलग से हाईलाइट करना है. ठीक है. जैसे कि मान लो आप एक बीकॉम जस्ट हो और आप एक जॉब के लिए अप्लाई करो, तो वहां पे अपना टेक्निकल स्किल को हाईलाइट करो, उससे आपका CV बूस्टअप होगा. ठीक है. तो क्या हुआ, आपके पास बीकॉम का डिग्री, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है, देन आल्सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड जॉब. यू हैव अ गुड नॉलेज इन, यू हैव अ गुड कमांड ओवर द कंप्यूटर. एक्सेल के बारे में आपको, एक्सेल का नॉलेज ऊपर एक दुनिया, एक समुद्र है. ठीक है. लोगों को लगता है एक्सेल एक छोटा सा कोर्स है, बट इट्स अ वास्ट ओशियन. तो अगर आपको उसका अच्छा नॉलेज, आप लिखो आप एक्सपर्टाइज इन MS एक्सेल. एक्सपर्टाइज वर्ड यूज करना मतलब आपको पूरा एक्सेल का अच्छा सा नॉलेज है. ठीक है. तो कितने ऐसे भी लोग होते हैं जिन लोग CA बन गए, CS बन गए, बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एक्सेल का शॉर्टकट्स एंड ऑल. ठीक है. तो तब उन लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग जॉब करते हैं तब दिक्कत आता है. तो बच्चों ये जो स्टूडेंट्स, ये जो है आप फ्रेंड्स, एक्सेल का नॉलेज और ये सब है, वर्ड, पावर पॉइंट का, ये सब का जो नॉलेज आप लोग पहले ही अपना बेस को जो है क्लियर कर लो. ठीक है. और वैसे भी जो है मोहित सर ये सब का क्लासेस फ्लोट करें, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. आई वांट टू से इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रैब इट.
तो आप वो क्लासेस करोगे ना तो बहुत आपको फायदा मिलेगा। आई एम जस्ट नॉट सेइंग इट फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज नहीं करना है, वो तो करने का दरकार भी नहीं, बिकॉज द कोर्स फीस इज सच नॉमिनल, वी आर हार्डली कीपिंग एनी मार्जिन ऑन इट। ठीक है, तो ये जो एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड है, इसका अच्छा सा जो है आप लोगों को क्लासेस दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, आप उसको करो तो आप देखोगे आपका दिमाग कितना खुल रहा है। तो खाली फ्रेंड्स थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर करने से कुछ नहीं होता, खाली एग्जाम्स में लिया पास करो से कुछ नहीं होता है। आपको हर चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपको रीसेंट अफेयर्स के बारे में भी पता होना जरूरी है, आपको कंप्यूटर्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो उसी से जो है आपको अच्छा जॉब मिलता है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ टेक्निकल स्किल है एमएस एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, आप उसको हाईलाइट करो। फिर उसके बाद आईसीएसआई जो है उसकी तरफ से भी एक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है। तो आप सीएस का पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो वहां पे आप लिखोगे कि मैंडेटरीली यू हैव अचीव दैट सर्टिफिकेशन, या फिर मान लो आईटी ट्रेनिंग करना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में, वो उसके बारे में आप लिखोगे, या फिर आपका जीएमसीएस कोर्स की हो तो उसके बारे में आप लिखोगे। ठीक है, टैली में आपका नॉलेज अच्छा है तो टैली के बारे में लिखोगे। तो इस तरह से आपने कंप्यूटर स्किल्स को भी हाईलाइट करोगे इन द फील्ड ऑफ, इन द नेम ऑफ टेक्निकल स्किल, एमएस एक्सेल, वर्ड, टैली, पावर पॉइंट। फिर उसके बाद अगर आप सीएस हो तो ऑब्वियस बात है आपने मैंडेटरीली उसको अटेंड किया ही होगा, आईसीएसआई का जो ट्रेनिंग होता है 70 आवर्स कंप्यूटर ट्रेनिंग, और उसके अलावा सीए हम लोग का टाइम उसमें 70 आवर्स का हुआ करता था। ठीक है, सीए का आईटी ट्रेनिंग होता है, फिर उसके बाद जीएमसीएस का कोर्स आपने किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस विल कवर योर एंटायर टेक्निकल स्किल। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने टेक्निकल स्किल के कॉलम को भी भर दिया। तो वापस एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये जो रेज्यूमे बहुत ही छोटा सा रेज्यूमे फ्रेशर के लिए, छोटा सा मतलब मैंने बोला था रेज्यूमे हमेशा छोटा ही होता है, बट इट्स फोकसिंग मोर ऑन योर टेक्निकल स्किल एंड द अचीवमेंट्स दैट यू हैव डन व्हेन यू आर एन आर्टिकल। उससे ज्यादा तो आपके पास कुछ है नहीं ना यहाँ हाईलाइट करने के लिए, आप थोड़ी वहां पे अपना हॉबीज लिखना स्टार्ट कर दोगे। ऑल राइट, सो सबसे पहले वापस एक हम लोग क्विक रिविजन करते हैं कि हम लोगों को इसमें क्या क्या देना है। नेम देना है, एड्रेस देना है, फोन नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, देन प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव देना है, डन टिल हियर। देन आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, कब से कब तक आपने आर्टिकलशिप किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखना है। फिर अगर आपको कोई अवार्ड अचीवमेंट मिला है तो आपको उसको अलग से हाईलाइट करना है, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स बोल के। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद आपको आपके टेक्निकल स्किल्स के बारे में आपको हाईलाइट करना है कि टेक्निकल स्किल्स मतलब कि कौन कौन से कोर्सेज में आपने जो है महारती अचीव किया है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको जावा एंड ऑल दोज लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो यू आर अवेयर ऑफ, यू कैन ऑल्सो पुट दैट हियर। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो, डॉस हुआ, जावा हुआ, ये सब के बारे में आपको अगर नॉलेज है तो आप लिख सकते हो सकता है आपने क्लास 12 में कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ा होगा तो आपको उसके बारे में भी अगर नॉलेज है तो आप श्योरली उसमें मेंशन करो। ठीक है, एंड देन एट द लास्ट योर पर्सनल डिटेल विच यू नीड टू कीप इट वेरी ब्रीफ। ठीक है, पर्सनल डिटेल में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस नोन, दैट्स इट। लैंग्वेजेस नोन में आपको इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और चाइनीज, फ्रेंच, आपको ये सब भी आता है तो आप वो लिखो। अगर आपको फ्रेंच आता है आप लिखो, क्योंकि इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप एक ऑफशोर डिपार्टमेंट में काम करते हो तो उन लोग के क्लाइंट्स होते हैं दोज हु आर चाइनीज क्लाइंट्स, और दोज हु आर चाइनीज छोड़ दो अभी, दोज हु आर फ्रेंच क्लाइंट्स, या फिर मतलब अलग अलग स्पेनिश लैंग्वेज। तो ये सब लैंग्वेजेस अगर आपको आता है तो ये आपका रेज्यूमे को 4 चांद लगाने वाला है। तो अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आता है वहां पे मेंशन करो कि यस यू नो फ्रेंच, क्योंकि क्या होता है ना, लोग मतलब इसका भी एक लोग जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट में दे आल्सो अपॉइंट अ ट्रांसलेटर फॉर गेटिंग द लिंक बिटवीन द टू कंपनीज। एक इंडियन कंपनी है और एक मान लो स्पेनिश कंपनी है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर्स लैंग्वेज, सो ट्रांसलेटर इज आल्सो अपॉइंटेड, जिनका सैलरी बहुत कई गुना ज्यादा होता है। तो अगर आप मान लो आपको कोई अच्छा लैंग्वेज आता है, तीसरा चौथा लैंग्वेज, तो आप उसको भी मेंशन करो रेज्यूमे में। तो मान लो आप एक सीईओ और आपको ऊपर से फ्रेंच भी आता है तो आपका तो पोस्ट बहुत ज्यादा ही अच्छा मिलने वाला है। आपको पक्का जो है कंपनी एक ऑफशोर डिपार्टमेंट में प्लेस करने वाला है जहां पे आपके क्लाइंट्स जो रहेंगे वो फ्रेंच क्लाइंट्स होंगे, दे आर बिलोंगिंग टू फ्रांस। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका रेज्यूमे और ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा अगर आपको और भी कोई तीसरा चौथा लैंग्वेज आता है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो और वहां नीचे कुछ ज्यादा आपको मेंशन नहीं करना है पर्सनल डिटेल्स के बाद। हाँ, पर्सनल डिटेल्स के बाद आपको 2 चीज और मेंशन करना है, रेफरेंसेस। ठीक है, जैसे कि रेफरेंसेस अगर कोई है, जैसे कि मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में भी, उस रेज्यूमे में आपको मेंशन करना होता है, विच इज ऑप्शनल इन दैट केस बट कंपल्सरी हियर। यहाँ पे अपना रेफरेंसेस लिखोगे। ठीक है, रेफरेंसेस लिखा एक बार, रेफरेंसेस मतलब कि किसके थ्रू आपने इस कंपनी में अप्लाई किया है। मान लो आपका कोई जान पहचान, आपका कोई फ्रेंड या कोलीग है, या फिर आपका कोई भाई बहन है जो काम कर रहा है, वो भी एक वैल्यू एड ऑन होता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, तो भी मेंशन करोगे अगर ऐसा कुछ है। तो वो हो गया आपका रेफरेंसेस। ठीक है, आपने रेफरेंसेस लिख दिया।
उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना। डिक्लेरेशन जैसा कि मैंने बोला था, आई solemnly declare that all the above information contained in this resume are true and honest to the best of my knowledge। ठीक है, तो आप जो भी इसमें लिख रहे हो वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है फैक्चुअल है और ट्रूथफुल है, और उसमें कोई भी गलत नॉलेज या गलत इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप जब भी रेज्यूमे ड्राफ्ट करोगे कभी भी आपको इसमें अपना कोई भी फॉल्स डेटा हाईलाइट नहीं करना है, आपका जो रियल डेटा आपको वो ही हाईलाइट करना है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 3 अटेम्प्ट में पास किया, 4 अटेम्प्ट में पास किया, आप सीए हो वो बहुत है। तो अगर और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए तो वो तो मायने रखता ही है, वो आपके रेज्यूमे में आपको हाईलाइट करना है। बट मान लो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में किया तो आपको यहाँ पे पास इन सेकंड थर्ड अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो ये हो गया रेज्यूमे ड्राफ्टिंग फॉर अ फ्रेशर। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से इसको देख लो। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लो क्या क्या हम लोग को ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले नेम, फिर उसके बाद एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में आपको आपके सारे वर्क प्रोफाइल लिखने हैं जो आपने अचीव किए हैं। ठीक है, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एज एन इंटरनल ऑडिटर, यू हैव हैंडल्ड टैक्स ऑडिट, यू हैव हैंडल्ड बैंक ऑडिट, यू हैव डन जीएसटी प्रैक्टिस, यू हैव फाइल जीएसटी रिटर्न, आपने टैक्स प्लानिंग की है, आपने बैलेंस शीट फाइल किया, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने ड्यू डिलिजेंस में हेल्प किया है। ठीक है, आपने रिफंड फाइल क्लेम किया है। ठीक है, तो आपने इनकम टैक्स ऑफिसर को मीट किया है, रिप्रेजेंट किया है कंपनी को, एज एन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट किया है। तो इस तरह से आपको सारे डिटेल्स देने हैं वहां पे आपने क्या क्या किया है। और अगर मान लो मैंने बोला कि कोई बड़े कंपनी के संग आपने एसोसिएट किया अपने आप को, कोई बड़ा क्लाइंट था आपका जिसका आपने मेजर प्रोजेक्ट कोई हैंडल किया, वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यू हैव टू मेंशन क्लास 10, क्लास 12। ठीक है, उसके बाद योर बीकॉम और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया है, एंड द प्रोफेशनल बॉडी, नेम ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी जिसका आपने डिग्री को अटेन किया है, एंड ईयर ऑफ पासिंग एंड योर मार्क्स परसेंटेज। फिर यहाँ पे आपको हाईलाइट नहीं करना, आपका रैंक आया है तो वो आपको अलग से अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स कॉलम में जाके हाईलाइट करना है, क्योंकि वो आपके रेज्यूमे को और ज्यादा सुंदर बनाएगा। ठीक है, तो अलग से आपको आपके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है कि आपको जैसे रैंक मिला है, या कोई गोल्ड मेडल मिला है, या फिर आपको कोई एज अ स्पीकर कहीं पे अवार्ड मिला है, या एज अ लीडरशिप कहीं अवार्ड मिला है, या एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ डिबेटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरिट सर्टिफिकेट, सीआर, या जैसे कि मैंने बोला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपको कहीं पे कुछ अवार्ड मिला है, तो वो सब भी यहाँ पे मेंशन करना है। सो वंस यू आर डन विद द अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, देन मूविंग ऑन टू द टेक्निकल स्किल वेयर यू आर गोइंग टू हाईलाइट योर कंप्यूटर स्किल। ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर्स के नॉलेज को वहां पे आप अपने कंप्यूटर्स के नॉलेज को हाईलाइट करोगे, आपको क्या क्या चीज का आइडिया है एक्सेल, और एक्सपर्टाइज इन एक्सेल, नोइंग वेरियस शॉर्टकट्स। तो ये सब आप लिख सकते हो कि एक्सेल में आपने महारती हासिल की है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन मिला है। फिर उसके बाद जो कंपल्सरी ट्रेनिंग कोर्सेज होता है एज एन आर्टिकल 100 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग बाय सीए इंस्टीट्यूट, 70 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग बाय आईसीएसआई, या जीएमसीएस ट्रेनिंग 1 लेवल 2, सब आपको हाईलाइट करना है वहां पे। ठीक है, तो ये आपके हो गए टेक्निकल स्किल। या फिर मान लो एज अ पब्लिक स्पीकर आपको कहीं पर अपॉइंट किया गया, आपने बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए या असिस्ट किए, तो वो भी आप हाईलाइट करोगे वहां पे। ठीक है, या फिर मान लो एज अ सीएस आपने एजीएम कंडक्ट किया है कंपनी का, तो वो सब आप हाईलाइट करो यहाँ पे, तो वो आपके हो गए टेक्निकल स्किल। आप एक गुड स्पीकर हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपने बहुत सारे स्पीचेस डिलीवर किए हैं, या कोई न्यूज़पेपर में आपका नाम आया है। ठीक है, तो वो सब भी आप यहाँ पे हाईलाइट करोगे। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका टेक्निकल स्किल। या मान लो आप अचीवमेंट्स में, अच्छा अचीवमेंट्स है जैसे मान लो एज एन स्टूडेंट आपने एनसाइक्लोपीडिया को बिकने में, मार्केटिंग करने में मदद कराया, आपने जाके बेचा है, जैसे कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो भी वहां पे हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्निकल स्किल, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट। देन कम्स योर पर्सनल डिटेल वेयर यू नीड टू मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ, योर मैरिटल स्टेटस एंड योर लैंग्वेजेस नोन। और अगर आपको कोई अलग टाइप का लैंग्वेज आता है तो वो तो आपको जरूर हाईलाइट करना है अपने रेज्यूमे में बहुत ही सुंदर तरीके से, क्योंकि वो आपके सैलरी को हाइक देगा ही, आपके पोस्ट को हाइक देगा ही, और रेज्यूमे में अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में मैंने क्या बोला, आपको डिक्लेरेशन देना है, और रेफरेंसेस है अगर तो देना है, नहीं है तो मत दो। ठीक है, अगर कोई रेफरेंसेस है तो दोगे, अच्छा बात है। ऑलराइट, और उसके बाद आपको लास्ट में, क्योंकि रेफरेंसेस के अलग से एक एडिशनल पॉइंट होता है, मतलब एक आपको एक मार्क और ऊपर देखा जाएगा। ऑलराइट, रेटिंग आपका अच्छा हो जाएगा वहां पे फॉर बीइंग सिलेक्टेड ना पर्टिकुलर जॉब फॉर दैट पोस्ट। और उसके बाद लास्ट में मैंने क्या बोला, आपको डिक्लेरेशन देना।
ठीक है, सो दैट्स इट। और रेज्यूमे का नेमिंग मैंने बोला था ना ऊपर में किस तरह से रहना चाहिए, सो दैट्स इट। सो दिस कंप्लीट्स योर रेज्यूमे ड्राफ्टिंग फॉर अ फ्रेशर। ठीक है, सो हम लोगों ने 2 रेज्यूमे ड्राफ्टिंग क्लास की है। फर्स्ट रेज्यूमे क्लास वाज directed towards those people who are experienced professional, and the second class is directed toward those people who have just qualified the degree of a particular institute and now they are applying freshly for a new job. ठीक है, सो आई होप यू लाइक बोथ द क्लासेस। और कोई भी क्वेरी है आपको, और मैंने आपको जैसा कि बोला था कि दोनों टेम्पलेट्स है, फ्रेशर के रेज्यूमे का और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के रेज्यूमे का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी इसके बारे में क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख सकते हो और अपना फीडबैक जरूर देना कि किस तरह आपको कैसा लगा रेज्यूमे का दोनों क्लासेस। एंड एवरीथिंग आई होप इज क्लियर विथ यू, एंड आई होप कि दिस नॉलेज इज गोइंग टू श्योरली हेल्प यू इन ड्राफ्टिंग योर रेज्यूमे प्रॉपरली। ठीक है, और ड्राफ्टिंग ऑफ रेज्यूमे इज ऑल्सो अ की थिंग। मतलब कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे तो आपको बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं, दे गेट कंफ्यूज कि कैसे ड्राफ्ट करे भाई रेज्यूमे। तो अब आपको अच्छे से पता है 3 टाइप का तो रेज्यूमे होता है, और पैटर्न हम लोग को जनरली अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको कॉम्बिनेशन रेज्यूमे पैटर्न फॉलो करना चाहिए, और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई विल कीप द क्लास शॉर्ट एंड सिंपल। सो दैट्स इट। सो आई होप you enjoyed the class guys. Okay, chalo now I'm going to take your leave. Bye bye.